गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पर हम चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हम क्या पढ़ा चुके थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें एक बार थोड़ा पहले 2 मिनट उसका रिवाइज देखें। रिफ्लेक्शन किस पर होता है? मिरर पर। और मिरर में क्या होता है? एक साइड पॉलिश, है ना, जैसे चाहे प्लेन मिरर हो, है ना। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़े थे? मीडियम इज नॉट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। और वन साइड उसकी कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है, यानी इसी का एक ही साइड मीडियम है, यानी ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती थी और ये क्या है? ओपेक। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे प्लेन मिरर है, 2 तरीके के मिरर हम लोगों ने बहुत बारीकी से पढ़े थे, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये शेप में कैसा है? कॉनकेव मिरर है और ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। अंतर ये है कि जो इनवर्ट साइड होती है कॉनकेव में, है ना, ये कॉनकेव जो है इसमें जो अंदर की जो इनवर्ट साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसमें जो आउटवर्ड साइड सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है और ये क्या होती है? पॉलिश्ड। अदर साइड जो होती है वो क्या होती हैं? पॉलिश। ये तुम्हारा कॉनकेव होता था और ये क्या होता था? कॉन्वेक्स। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में डिफरेंट पोजीशन में इमेज बनते हुए देखे थे। ठीक है, फॉर डिफरेंट 6 डिफरेंट पोजीशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। और क्या निष्कर्ष निकाला था कि इमेज 2 तरीके के हैं, एक रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल इमेज कैसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके फोकस तक होती है और जैसे ही कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आती है, बिटवीन फोकस एंड कॉनकेव मिरर उसका इमेज कैसा होता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दोनों के वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में अंतर क्या था? वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो कॉनकेव मिरर में बनता है दिस इज लार्ज इन साइज, जबकि इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल इरेक्ट इज स्मॉल इन साइज। इसके बाद हम वहाँ पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जरा बताओ क्या होता है एक बार, है ना। मिरर फार्मूला क्या है? क्या है मिरर फार्मूला? 1/f इक्वल टू, है ना, 1/f। हम लोग ये डिस्कस करे थे कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और एक लीनियर मैग्निफिकेशन को फार्मूला ड्राइव करे थे, इमेज ऑफ हाइट इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसी को जब हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में पढ़े थे तो क्या आया था? -v/u। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गया था हमारा पोर्शन। हमने इसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स थे एनसीईआरटी के वो भी, है ना, सॉल्व कर करके अप्लाई कराना, इनको फार्मूलों को अप्लाई कराना सीखा था। ठीक है, आज टॉपिक तुम्हारा अलग है इसी चैप्टर में, है ना। हाफ पोर्शन इस चैप्टर का करीब हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, आज हमको यहाँ से डिस्कस करना है। ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अंतर बिल्कुल क्लियर है, इसमें रिफ्लेक्शन है और इसमें क्या है? रिफ्रैक्शन है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में होता क्या है? अभी तक मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। अब लाइट जब तक एक मीडियम में चलती है, देखो एक ही टाइप के मीडियम में जब तक रे ऑफ लाइट चलेगी दिस इज ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल वो हमेशा कैसी चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन जैसे ही लाइट को किसी मीडियम को चेंज करने का चांस मिलेगा, यानी लाइट अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने का उसको चांस मिले और डिफरेंट मीडियम हो, है ना। ये भी मीडियम तुम्हारा कैसा हो? ये ऊपर का जो मीडियम जो ये हमने एक बाउंड्री बना दी है, ये Z डैश या S डैश, ये 2 मीडियमों को सेपरेट कर रही है ना। अब मीडियम एक ही टाइप का नहीं है, होमोजीनियस, और दोनों मीडियम कैसे हैं लाइट के लिए? ट्रांसपेरेंट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखें, जैसे ये पहला मीडियम तुम्हारा क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, 1, इसको हम क्या मान लें? 1। और ये दूसरा मीडियम है, ये भी तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दिस इज योर मीडियम 2। ठीक है, ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब होता क्या? फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, तुमने देखा होगा कि अगर हम ग्लास के बीकर में पानी को वाटर फिल्टअप कर दें और उसके अंदर पेंसिल को डाल दें, ठीक है, तो पेंसिल का कुछ पोर्शन हमको डिसअपियर नज़र आता है ना। या फिर वो क्या आएगी? उस बॉटम पर जो पेंसिल पड़ी होगी या कोई कौन से ऑब्जेक्ट पड़ी होती है और हम उसको व्यूड करते हैं बाहर से अपनी आई को, है ना, आई को लगा करके देख करके, तो ऐसा लगता है कि इट इज़ सम राइज्ड, है ना। बाहर से उसका लेवल जो होता है वाटर के अंदर जो कॉइन्स या कोई ऑब्जेक्ट पड़ी हो उसका लेवल कुछ राइज अप दिखाई देता है। इसी प्रकार से वाटर में कोई पेंसिल पड़ी हो इनसाइड द वाटर के अंदर हमको पेंसिल दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो मीडियम कैसा है? हमारी जो आँख है वो कहाँ है? अवर आइज इज
in the air and the object is placed in water and the water medium is transparent, है ना। एंड जब रे ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट से, पेंसिल से या उस कॉइन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हमारे आँख पर स्ट्राइक करेगी, देन इट हैव चेंज द मीडियम। इसको कहते हैं हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, ठीक है। अब इसी को हमें ऑब्जर्व बाय द वे केरोसिन में करना हो तो क्या उतना ही डिसअपियर दिखाई देगा, उतना ही राइज अप दिखाई देगा? ये क्वेश्चन है ना, कि अगर हम मीडियम बदल दें और केरोसिन भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो तो क्या उतना ही हाइट में डिफरेंस दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट जिस ट्रांसपेरेंट मीडियम में रखी है उस मीडियम की नेचर पर उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड करता हो जो साइज राइज अप और है ना डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से तुमने एक गिलास का स्लैब देखा होगा, है ना, एक गिलास का गुटका होता है स्लैब टाइप, है ना, एक टुकड़ा पीस। अगर उसको हम किसी पेंसिल किसी पेज पर कोई डिजिट लिखें और उसके ऊपर उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के, है ना, ब्लॉक को रख दें, स्लैब को, और आंख लगा कर के ऊपर से उसके डिजिट को देखें, अक्षर को, है ना, वर्ड को, तो देखोगे कि वो वर्ड कुछ उठे हुए नज़र आते हैं, आएंगे ना, जो लिखे हैं पेपर पर। इसका मतलब है कि जो हमारे आँख पर रे ऑफ लाइट आएगा वो लिखे हुए वर्ड से या लेटर से, वो दे आर कमिंग थ्रू ग्लास स्लैब। और जब ग्लास स्लैब से रे ऑफ लाइट हमारे आँख पर आएगा तो इसका मतलब है कि लाइट, रे ऑफ लाइट चेंजेस मीडियम, एयर से ग्लास, फिर हमारे आँख पर आएगा एयर। तो इसका मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करता है ट्रांसपेरेंट, तो उसका जो अक्षर होगा डिजिट लेटर वो सम राइज अप, है ना, कुछ राइज उठा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब है कि जब रे ऑफ लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम को चेंज करती है ना, गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देन इट रे ऑफ लाइट ये राइज अप होना, डिप्रेस होना, है ना, ऑब्जेक्ट का जो अपीयर होता है, या फिर इंक्लाइंड होना, या सम पोर्शन इज, है ना, ब्लैंक्ड, ये सब होता है। इसका मतलब रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने एक्चुअल पाथ से कुछ क्या हो जाती है, डेविएट। इसका ये एक्चुअल पाथ है, लेकिन जब इस पाथ पर ये इंसिडेंट हुई तो ये मीडियम में या तो दूसरे मीडियम में डेविएट हो जाएगा या अवे हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से, ठीक है। हमने देखो इसी डायग्राम में दोनों पॉइंट बताए हैं, है ना। इस डायग्राम को हम अलग से थोड़ा सा और अच्छी तरह समझा दें। अपने एक्चुअल पाथ से ये रे ऑफ लाइट क्या हो गई है, डेविएट, एंड इट बेंड और अवे, है ना। अब कहाँ बेंड और अवे, देखो अलग से डायग्राम बनाते हैं, है ना। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज, इसी फेनोमेन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इतने सो मैनी एग्जाम्पल से हम समझ में आ गया है हमको कि रे ऑफ लाइट जब अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होती है ऑन चेंजिंग द मीडियम, देन दिस फेनोमेन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो जरा, ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये क्या ले लें हम, मीडियम 1, और इसको क्या ले लें दूसरा, मीडियम 2, एंड बोथ आर ट्रांसपेरेंट मीडियम, और नो नीड टू राइट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। रे ऑफ लाइट दिस इज कमिंग इंसिडेंट रे, ठीक। जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करे, ये तुम्हारी कोई सरफेस ले रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जेड डैश या एस डैश, हैव एनी नेम, ठीक है। जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट, दिस इज योर इंसिडेंट रे, इसको कहते हैं हम क्या, नॉर्मल, एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर रे ऑफ लाइट मीडियम को चेंज करे उस पॉइंट पर क्या खींच दें कि नॉर्मल। और ये नॉर्मल अब रिफ्लेक्शन की तरह नहीं बल्कि उससे डिफरेंट उस पॉइंट पर ड्रॉ करते हुए, सरफेस पर ड्रॉ करते हुए दूसरे मीडियम में भी खींच दो। वहाँ तो एक ही मीडियम में खींचते थे, है ना। नाउ दिस रे ऑफ लाइट, अब इसको अपने एक्चुअल पाथ पर इस तरीके से चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी या इस नॉर्मल से अवे हो जाएगी। अब कब बेंड होगी और कब अवे होगी ये हम बताते हैं, 2 सिचुएशन होती है ना। लेकिन दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस एंगल मेक्स विथ नॉर्मल इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल कहलाएगा तुम्हारा आइदर बेंडिंग और, है ना, अवे, है ना, ये कहलाता है डेविएशन का जो ये एंगल होता है यहाँ पर अपने एक्चुअल पास से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ आई क्या है तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ देखना जरा यहाँ पर, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीडियम। यहाँ पर ऑप्टिसिटी है ना,
ऑप्टिक्स के आधार पर लाइट के बेंडिंग और अबे होने के आधार पर हम लाइट या मीडियम को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मीडियम पहले देख लो, है ना, ये लिखते चले नोट्सों में। टू टाइप्स ऑफ मीडियम यहाँ पर होते हैं। पहला तुम्हारा होगा नंबर 1 इज रेरर मीडियम। क्या होता है? रेरर मीडियम। हम इसको डिफाइन करेंगे अभी, है ना, कि कौन सा मीडियम रेरर होगा और कौन सा डेंसर। और दूसरा मीडियम होता है तुम्हारा DENSER, अभी जो बोल रहे थे हम, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक है। और अगर इफ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, देखो अगर रेरर से डेंसर में जाएगी देन बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और अगर अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से मूव अवे हो जाएगा, है ना, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये तुम्हारे किसके लिए होगी? ये रे ऑफ लाइट होगी रेरर के लिए, ठीक है। और ये रे ऑफ लाइट किसके लिए होगी? मूव अवे फ्रॉम है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल फॉर डेंसर के लिए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है। 1 इज रेरर एंड 2nd इज डेंसर। इसका मतलब ये तुम्हारा, है ना, आ गया ना समझ में? यानी जब ये डेंस, देखो जरा यहाँ पर, है ना, एक ही फिगर में हमने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम तुम्हारा क्या है? 2 है, ठीक। अब हम दो केस अलग अलग बना करके तुम्हें समझाएं। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये लिख लिया, नोट कर लिए, ये सब नोट कर लो। अब आगे देखना, सेपरेट फिगर बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये मीडियम 1 और 2 है, ठीक है। ये रेरर डेंसर अब हम हटा दें, ये हटा दें यहाँ से, ठीक है। देखो जरा पूरा ही हटा करके नया फ्रेश फिगर बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखो जैसे अगर रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जा रही है ना, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला मीडियम जो होगा वो क्या होगा? फिर रेरर, एंड दिस मीडियम इज, सेकंड मीडियम इज डेंसर। मीडियम 1 इज रेरर एंड सेकंड मीडियम इज डेंसर। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा, ठीक। और व्हेन रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, और अगर कहीं डेंसर से रेरर में जा रही हो, या इसी को हम रिवर्स कर दें तो भी समझ में आ जाएगा। ये डेंसर से अगर रेरर में जा रही है, लाइक अवे एंड मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, ठीक है। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक। तब तुम्हारा मीडियम 1 जो होगा एंड दिस इज योर मीडियम 2, और ये होगा इस केस में क्या? डेंसर, और ये होगा क्या? रेरर, ठीक है। ये दोनों डायग्राम बना करके स्पष्ट बिल्कुल समझा दें। दिस इज योर नॉर्मल, दोनों केसों में ये क्या है? दोनों में नॉर्मल, ठीक। अल्टीमेटली रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, है ना। अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस रे ऑफ लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। ये इस तरीके से इस पर लेना, ठीक। इस डायग्राम में इस केस पर लिख दो एंगल I, इस स्थिति में क्या होगा? एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। और इस केस में क्या होगा? एंगल I इज लेस देन एंगल R, है ना। इन दोनों केसों में एक पॉइंट लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। ब्रैकेट में इससे ये मेंशन हो जाए कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉल का साइन है, ठीक है, ये होता है, ठीक। देखो जरा, ठीक है ना यार। अब यहाँ पर हमें कुछ नियम निकालना होंगे, है ना, कि किस तरीके से डेविएशन अपने एक्चुअल पाथ से होता है, उसका कुछ लॉस जरूर होना चाहिए। ऐसे है ना, जब रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर में जाएगा तो नेक्स्ट शेड्यूल लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बना करके रखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर 2 लॉज, इसमें लिखो देयर आर 2 लॉज। इसमें भी लॉज जो होते हैं, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 2 लॉज हैं, ठीक। पहला लॉज देखो, फर्स्ट लॉ, ठीक। पहला लॉ तो देखो बिल्कुल सीधा है। द इंसिडेंट रे, कौन सी इंसिडेंट रे है? ये वाली, दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। अब हम इसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। एंड नॉर्मल, दिस नॉर्मल होल है ना, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है।
ये तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में लाइज करेंगे। तो यहाँ पे लिख दें द इंसिडेंट रे, नोट डाउन, इसको नोट कर लो, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या होगा, ये सेम प्लेन में लाइज करेंगे, रूल नंबर 1। ठीक है, ये होता है, देखो जरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ देखना आप ध्यान से यहाँ, ठीक है। सेकंड लॉ, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वो कहता है, बहुत सिंपल फॉर्म में देखना लॉ, साइन थीटा और कॉस थीटा पड़े हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। तो वो कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का हमने क्या लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है तुम्हारा, आर, इसका साइन। और इन दोनों का जो रेशियो होगा, दिस इज योर कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। ठीक है, अब जरा इसमें कुछ बारीक पॉइंट है वो सुनना, पहले बहुत सिंपल फॉर्म में लॉज लिख लो हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, और इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यही तुम्हारा कहलाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जरा देखो ध्यान से, ठीक है, देखो, दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट फॉर, अगर तुम मीडियम का पेयर वही का वही रखो, है ना, लेकिन ये कांस्टेंट किसके लिए, फॉर, देखो कुछ कंडीशन है यहाँ पर, कंडीशन फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, और फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब है कि अगर रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आ रहा है तो एयर और ग्लास ही रहना चाहिए, अगर एयर से वाटर में आ रहा है तो पेयर ऑफ मीडियम क्या रहना चाहिए, एयर और वाटर। तो एयर से वाटर के लिए हमेशा ये रेशियो कांस्टेंट आएगा, मतलब तुम आई चेंज कराओगे तो क्या चेंज हो जाएगा, तुम्हारा आर भी चेंज हो जाएगा, बस पेयर ऑफ मीडियम मत बदल दो, एयर वाटर है तो एयर वाटर ही बना रहे हमेशा, फिर उसी एयर वाटर के पेयर के लिए तुम देखोगे ये कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। आई चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आर भी चेंज होता चला जाएगा, आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ता चला जाएगा, आई घटाओगे सब डिक्रीज करोगे तो आर भी डिक्रीज होता चला जाएगा, ये है मतलब। हाँ, अगर तूने पेयर ऑफ मीडियम ही चेंज कर दिया, मान के चलो वो कांस्टेंट किसके लिए अलग होगा, कांस्टेंट किसके लिए होगा, जैसे एयर वाटर है तो एयर वाटर पेयर के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर तुम कोई दूसरा पेयर ऑफ मीडिया ले लोगे, जैसे एयर से ग्लास, तो एयर से ग्लास के लिए भी अगर एयर से ग्लास ही बने रहने दोगे तो आई चेंज करने से आर भी अपना चेंज होता चला जाएगा, और एयर ग्लास पेयर के लिए फिर वो कांस्टेंट हमेशा वही रहेगा, सेम। ठीक, तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, नंबर एक बात। दूसरा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर गिवन, अब देखना जरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फॉर गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस पर भी डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। और वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में हम तुम्हें थोड़ा सा बता दें, देखो हमारी लाइट होता है ना, लाइट में हमने देखा है वी हैव 7 कलर्स, है ना, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स जो विजुअल लाइट कहते हैं हम, है ना। देखो यहाँ पर इसको हटा दें आप, तुमको कुछ चीज़ें अच्छी समझाएं यहाँ पर, है ना। जैसे हमने देखा है कि हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, जो रेनबो के फॉर्मेशन होता है ना, बारिश के बाद जो बूंदें ड्रॉपलेट्स एयर में कलेक्ट हो जाती हैं, उस पर जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिटेल पढ़ाएंगे, तो हमारे पास एक होता है बिब ग्योर, क्या होता है, एक बिब GYOR, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, नोट कर लेना इसको, है ना। तो देखो हमको 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स उसमें बनते हैं। 7 कलर्स की स्ट्रिप नज़र आती है, ये 7 है ना, वाइट कलर में ये 7 कलर्स होते हैं, प्रिज्म में भी होता है, दिखाई देता है, और रेनबो के टाइम भी दिखाई देता है। तो होता क्या है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जो कलर ऑफ लाइट है ना, देखो
कलर ऑफ लाइट अलग अलग है या नहीं है, हम कलर के बेस भी तो डिफाइन कर रहे हैं। तो जो कलर ऑफ लाइट होता है, अगर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेवलेंथ। तो वो कैसे उनकी प्रॉपर्टी जो मेजर करते हैं वो किस क्वांटिटी से मेजर करते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा, इसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, जैसे जैसे तुम इस सीक्वेंस में बढ़ते जाओगे, इस सीक्वेंस में बढ़ते जाओगे, वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ लैम्डा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट कलर की। ठीक है। ये थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए अभी से ही इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखो, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा सा हमने अलग से बताया। ठीक है। यानी फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, पहले तो ये नोट कर लो, है ना, फिर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ में। ठीक है। देखो ये बहुत खास चीज़ है। ठीक है। यानी जो हमारे पास 7 कलर्स होते हैं उसमें द कलर ऑफ लाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेवलेंथ, विच क्वांटिटी, वेवलेंथ। और डिफरेंट कलर का वेवलेंथ डिफरेंट होगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जैसे एज यू मूव फ्रॉम अकॉर्डिंग टू विबग्योर टूवर्ड्स, है ना, विबग्योर, देन देयर लेटर सीक्वेंस, देन वेवलेंथ इंक्रीजेस, वॉयलेट टूवर्ड्स रेड साइड। ठीक। अब यहाँ पर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तब भी ये कांस्टेंट किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, किसके लिए कांस्टेंट होगा, गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। यानी अगर रेड कलर का ले रहे हो तो रेड कलर के लिए कांस्टेंट अलग आएगा। सुनना जरा यहाँ पर फिर से, देखो यहाँ पर ध्यान दो। अगर मान के चलो कि एयर से वाटर में रे ऑफ लाइट जा रही तो मीडियम ऑफ एयर तो वही है, लेकिन अगर तुम रेड लाइट में रिफ्रैक्शन देख रहे हो तो कांस्टेंट अलग होगा। अगर रेड लाइट को कैसे रिप्लेस कर दोगे, रेड लाइट को कैसे रिप्लेस कर दें हम, वॉयलेट कलर ऑफ लाइट ले लोगे, तो फिर उसी पेयर ऑफ मीडिया, एयर और वाटर या एयर और ग्लास, जो भी पेयर ऑफ मीडिया ले रहे हो, अगर वॉयलेट लाइट कलर ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन दोगे तो वो कांस्टेंट क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब एक पेयर ऑफ मीडिया भी सही होना चाहिए, और अगर पेयर ऑफ मीडिया सेम है तो फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट भी चेंज मत कर देना, है ना। यानी दिस कांस्टेंट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडिया एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। If we change any one of these two, then this constant is change। ठीक है। और इसी कांस्टेंट को आगे जाके हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज योर स्नेल्स लॉ। हटा दें अब ये चीज़ें, नोट कर ली ना। हाँ, अब इसी को आगे जा कर के हम कहते हैं एक्चुअल जो कांस्टेंट निकल रहा है, देखो काय पर डिपेंड कर रहा है, पेयर ऑफ मीडिया। यानी पेयर ऑफ मीडिया का मतलब हम मीडियम का नेचर चेंज कर देंगे तो ये कांस्टेंट क्या होगा, चेंज। इसका मतलब है ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, और इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट को साइन आई अपॉन साइन आर। एक कांस्टेंट ले लेते हैं एन, है ना, तो एन लिख देते हैं, एंड दिस एन इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं क्या, उस मीडियम की एक वैल्यू होती है जो ये मेजरमेंट करती है कि कितना रिफ्रैक्शन किया है, हाउ द बेंडिंग और डाइवर्जिंग। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव का इंडेक्स ऑफ मीडियम। उस मीडियम का एक इंडेक्स होता है जो रिफ्रैक्शन की, है ना, क्वालिटी को मेजर करता है कि रिफ्रैक्शन किस तरीके का हुआ है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक। और इसी सिंबल को और ऐसे देखो, चाहे एन से डिनोट कर दें और ऐसे म्यू से भी लेते हैं, है ना, तो ऐसा लिखा हो तो मत घबराना। ठीक है। ये होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ, एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जरा देखना, अब थोड़ा सा और आगे चले ना, अगला पॉइंट इसी में देखो, रे ऑफ लाइट। सपोज करो कि रे ऑफ लाइट है ना, रे ऑफ लाइट तुम्हारा मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है। अगर हमने बेंड कर दिया नॉर्मल की ओर तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, मीडियम 2। ठीक है। ये तुम्हारा, ये भी एक मीडियम है, ये भी दूसरा मीडियम है, तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, इफ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 देन दिस इज नोन एज साइन आई अपॉन साइन आर, एंड इसको लिखते हैं 1n2 ऐसे। यानी दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो नीचे लिख देना, इसको ऐसे पढ़ते हैं, यानी 1n2 इज नोन एज, है ना, इज नोन एज, या है ना, रिटन एज, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम टू, ठीक है, इस मीडियम का टू विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव टू या विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, है ना, यानी टू मीडियम के रिस्पेक्ट वन मीडियम का क्या कहलाएगा, वन मीडियम के रिस्पेक्ट किसका कहलाएगा, सेकंड मीडियम का, टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। ये होता है तुम्हारा क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर देखो इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि यही क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा इसी को और सिंपल तरीके से समझो, देखो अगला पॉइंट लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको डिटेल से देखो, इसके और जो फार्मूले होते हैं ना जो बहुत काम के हैं वो देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या होगा, देखना। फिर से एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो हम जान गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका नेचर होता है, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, है ना। और ये क्या है, उस मीडियम का इंडेक्स मेजर करेगा कि कितना वो मीडियम रिफ्रैक्शन को कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी, है ना। हम तुमको जैसे बता दें कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, अगर एयर मीडियम लेते हो, है ना, तो एयर के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती केवल एयर मीडियम के लिए 1.006 और अप्रॉक्सीमेटली टू 1 ही ले लेते हैं, है ना, 1.0, ठीक है, 1.0 ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। यानी मतलब ये फॉर एयर के लिए या वैक्यूम के लिए क्लियर होती है पूरी, एग्जैक्ट कितनी होगी, वैक्यूम हैव नो मीडियम, एब्सोल्यूट 1, ठीक है। अलग तरीके के जैसे वाटर है, एन फॉर वाटर, है ना, वाटर के लिए जनरली कितनी लेते हैं 4/3, और 4/3 का मतलब कितनी हो जाएगी 1.33, है ना। चूँकि गिलास भी अलग अलग तरीके का मीडियम होता है ना, गिलास भी अलग अलग तरीके का चूँकि होता है ना, तो अलग अलग मीडियम को तो डिफरेंट होगी, लेकिन जनरली ऑर्डिनरी गिलास है तो कितना होगा 3/2, तुम देखोगे क्वेश्चनों में ये वैल्यूज दी होगी, ठीक। इस तरीके से और भी डिफरेंट मीडियम के लिए हमारे किताब में एक टेबल बनी है, उसके लिए डिफरेंट मीडियम, फॉर डिफरेंट मीडियम द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। डिफाइन इसको जरा हम करते हैं, कुछ खास मीडियम्स की वैल्यू हम केवल लिखे हैं, ठीक है। अभी टेबल है डायमंड की, केरोसिन की, है ना, ग्लिसरीन की, सभी की वैल्यूज अभी आएंगी आगे, सब लिखवाएंगे हम। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब है, एक बार फिर से देखें। सपोज करो एक ये मीडियम है 1, ठीक है, तो ये है कोई मीडियम 2, और रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक। अगर हमने नॉर्मल की ओर बेंड कर दी, इसका मतलब क्या है, दिस इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब रेयर से डेंसर में जा रही होगी तभी तो अब नॉर्मल की ओर बेंड होगी डेंसर में, और अगर डेंसर से रेयर में जा रही होती तो नॉर्मल से अभी हो जाती, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट चेंजेस मीडियम चेंज कर रही है, देन इट्स स्पीड विल चेंज। ध्यान देना, इसकी क्या चेंज हो जाएगी, स्पीड, ठीक। और जब स्पीड चेंज हो जाएगी और स्पीड के टर्म में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, यानी दिस इज वी कैन राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 and 2 इक्वल टू, है ना, यानी 1 and 2 इक्वल टू, अगर हमें लिखना है तो 1 and 2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम क्या, देखना है ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये नोट डाउन, ठीक है, इसको नोट करो। यानी दिस इज योर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इसका जो ये रेशियो होगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम या रिलेटिव टू मीडियम 1। तुम्हारे किताब में, अगर किसी किताब में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 1 and 2, ये लिखने का तरीका है, और अगर ऐसे लिखा हो n 2 1, देन नो प्रॉब्लम, सेम चीज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, जिसके रिस्पेक्ट है उसको बाद में लिख दिया और जिसका है उसका पहले लिख दिया, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक को इस साइड और उसको, कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक। तो ऐसे तुम्हारे एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। यानी व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन रिस्पेक्टिव मीडियम, एंड रिस्पेक्टिव मीडियम इन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। अगर इसी को हम रिवर्स कर दें पाथ को, देखना जरा यहाँ पर, अगर हम इसी पाथ को रिवर्स कर दें, यानी ये तुम्हारा इंसिडेंट रे बना दें, ठीक है, और ये क्या बना दें तुम्हारा, बताओ जरा, रिफ्रैक्टेड रे। नाउ व्हाट हैपेंस, तब क्या होगा, इस केस में बोलो, इस केस में तब क्या होगा,
देखो जरा, तब होगा तुम्हारा नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 यानी 2n1 एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब ये मीडियम फर्स्ट है, ये सेकंड है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ठीक, अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माने और दोनों का मल्टीप्लाई करा दें, मल्टीप्लाई क्या लिखे, देखो ऑन मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, तो ज़रा दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, यानी दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या आ गया, मतलब ये आ गया हमारा कि 1n2 इक्वल टू 1 अपॉन, ले जाएं अपॉन में 2n1। क्या है ये रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, लिख लेना इसको, नोट डाउन, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। जल्दी करो, ठीक है, नोट जरूर कर लें। एक निष्कर्ष यहां से निकल आया, पहले हम इस निष्कर्ष को पढ़ लें। हाँ बताओ, निष्कर्ष क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यानी रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। अगर मान करके चलो, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पहला मीडियम हम क्या ले लें यहाँ पर एयर, ठीक है, एयर के लिए सिंबल ले लेते हैं ए, और दूसरा मीडियम है तुम्हारा क्या, टू मीडियम क्या है ग्लास, और ग्लास के लिए सिंबल क्या ले लें जी, तो इसको क्या लिखोगे, अगर तुम्हारा 1 मीडियम जो है वो क्या है एयर ए, और सेकंड मीडियम क्या ले लें हम ग्लास, वाटर में है ना, एयर से ग्लास है ना उसमें जा रहा है, और इसके लिए क्या ले लें जी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताओ जरा, इसी फार्मूले को हम, नाउ वी कैन राइट दिस फार्मूला लाइक दिस, ANG, यानी दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, and this will be equal to 1 upon your refractive index of 2n1, 2n1 का मतलब GNA, यानी refractive index of glass with respect to air equal to 1 upon reciprocal of refractive index of air with respect to glass। यानी अगर एयर के रिस्पेक्ट ग्लास का दिया है तो ग्लास के रिस्पेक्ट एयर में करोगे तो क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर के रिस्पेक्ट मान के चलो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको दे दे क्या 3/2, तो फिर ग्लास के रिस्पेक्ट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिख दोगे 1 अपॉन, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3/2, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये याद रखना, ये एग्जाम्पल है ना, नोट डाउन, ये नोट कर लो सब पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना, ये सब सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम अप्लाई करा देते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, उसका जो रेशियो होता है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो स्पीड विल चेंज। हो गया, एक फार्मूला यहीं पर और देखते हैं, इसी से ही कनेक्टेड है, फिर हटा दे इसको। हाँ, अगर एयर से वाटर जा रहा होता तो देखो वाटर के लिए क्या ले लेते हैं, जैसे एयर के लिए क्या लिया हमने ए, है ना, देखो एयर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज कर लेते हैं ए, ग्लास के लिए जी, अगर वाटर में जा रहा होता या लिक्विड में तो वाटर के लिए ले लेना W, और लिक्विड कोई भी हो, कैन हैव एनी टाइप्स ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड के लिए ले लेना L। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख, ये इसके सबस्क्रिप्ट लिख लो, है ना, ANG, ANW, है ना, WNG, GNW, है ना। अगर वाटर से ग्लास में जा रहा है तो WNG, वाटर के रिस्पेक्ट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से ये सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक, हाँ, फिर एक पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, बता दें, देखना, सुनना जरा। सपोज करो कि एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट जा रही है ना, तो हमने क्या लिखा ANG, एयर के रिस्पेक्ट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी दिस इज विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, बोलो ये आया या नहीं। ठीक, जनरली, है ना, जनरली स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारी होती है ना, ये आया ना,
ANG इक्वल टू V1 अपॉन एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो हम लेते हैं, इसके बाद ये है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में लेते हैं हम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो यहाँ पर हमने V1 लिया है, दैट विल बी इक्वल टू C, होती है नहीं। और वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कोई भी ले लो तुम, V कैन हैव एनी वैल्यू, then this becomes your absolute refractive index n and n equal to C upon V। यानी दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। अरे वाटर भी हो सकता है एयर में, ग्लास भी हो सकता है एयर में, ग्लिसरीन भी हो सकता है, केरोसिन भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, एंड कैनी एनी टाइप्स ऑफ मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। और होता तो एयर में ही है, कोई भी मीडियम जो रखा है जनरली वो कहाँ रखा है, एयर में, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब कोई भी मीडियम एयर में केवल अपने आप में रखा हो तो वो अपने ही केवल मीडियम का निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी के रिलेटिव नहीं। अब वो अपने आप में मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो खुद का अपना है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो किसके रिस्पेक्ट निकलता है, हमेशा एयर के रिस्पेक्ट। उसको केवल हम जनरली एन ही लिख देंगे। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया तुम्हारा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा n इक्वल टू मीडियम का C अपॉन V, यानी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अपॉन एयर में स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, आज देखो हमने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म और सबसे इजी और सबसे छोटा टर्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टर्म के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा, वो क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट डाउन ऑल दीज फार्मूलाज, इन सभी फार्मूलों को नोट कर लो, इन्हीं से तुम्हारे बहुत से आगे के पॉइंट क्लियर होंगे। अगर ये बेसिक क्लियर है तो आगे की सभी चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हम लोगों के एग्जामिनेशन में, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसके दिए हैं। ठीक, एक तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल बनी होगी, है ना, एक टेबल है, उस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट मीडियम वैल्यूज दी होंगी और ये सभी फार्मूले लिखे हैं। बहुत शानदार किताब है एनसीईआरटी का, उसका एक लाइन पढ़ करके आना बैठ करके बहुत देर के साथ, ठीक है। कल अब हम तुम्हें इसमें पढ़ाएंगे आगे कि स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं। जैसे हम लोग मिरर पढ़े थे ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, दे आर स्फेरिकल मिरर, पार्ट ऑफ द स्फेयर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट मीडियम जो ग्लास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल लेंस। और लेंस हम जनरली अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, एक साइड से दूसरे टाइप जैसा दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, एक प्रकार से ग्लास, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास, या उसी को हम लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल अलग होता है, प्लेन ग्लास या प्लेन लेंस अलग होता है, ठीक है। इसका डिस्कस कल करेंगे क्लास में, ठीक है। आज यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट कर डालो, ठीक, ओके।